ललिता को अपनी पोतियों से बहुत नफरत थी और वो बहू से कहती कि मेरे बेटे के लिए बोझ पैदा कर दिया। नितिन कहता, माँ मुझे बेटियां बहुत प्यारी हैं, ऐसी बातें ना किया करिए। और वो बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए बाहर कमाने चला गया और पीछे से ललिता बेटी के साथ मिलकर बहू और पोतियों पर जुल्म करने लगी। और एक दिन बहू को मारकर उसने घर में ही गाड़ दिया और फिर बच्चियों को कोठे के अड्डे पर छोड़ आई और बेटे से कहने लगी, तुम्हारी पत्नी और बेटियां मुझे मार पीट कर भाग गई हैं। और फिर कुछ दिन बाद ही अचानक बेटा बेटियों के साथ वापस घर आया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब उसने आते ही आंगन में जैसे ही दोनों पोतियां खाना खाने लगी तो ललिता के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगी, कमबख्तों, मेरे बेटे का खा खा कर मोटी हो गई हो। तुम्हारी माँ तो आधे घर का राशन तुम लोगों को ही खिला देती है। तौबा है, अरे बेटियों को भी कोई इतनी रोटियां खिलाता है? कल को मोटी हो जाएंगी तो रिश्ते भी नहीं होंगे मेरे बेटे पर, फिर एक और बोझ बढ़ जाएगा। पहले इन दोनों की चिंता में उम्र से पहले नितिन के बाल सफेद होने लगे हैं। किचन में खड़ी रचिता के माथे पर बल पड़े थे। उसने आज तक कभी सास को किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप घर के कामों में अपने आप को बिजी रखती थी। और वजह ये थी कि नितिन की आदत अच्छी थी। उसने कभी भी रचिता को कुछ नहीं कहा था, बस यही कहता था कि माँ की बातें कड़वी कसीली होती हैं। मैं भी चुपचाप सुन लेता हूँ, तुम भी सुन लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूढ़ी हो गई हैं तो इसलिए हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। नितिन के मीठे स्वर में की हुई बातें रचिता ने हमेशा पल्लू से बांधी थीं और कभी भी उसे शिकायत नहीं करती थी। अभी भी सास की बातें उसे बुरी तो बहुत लगी थीं, लेकिन वो चुप कर गई थी, आगे से जवाब नहीं दिया। लेकिन दोनों बेटियां हंसने लगी और कहने लगी, दादी हम अपने पापा का खाते हैं और आप भी तो देखें कितनी मोटी हैं, हम दोनों आप पर गए हैं। ये सुनकर तो ललिता का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो कहने लगी, हाय भगवान, रचिता देख रही हो अपनी बेटियों को, कैसी जुबान है इनकी, कैसे बदतमीजी की है इन्होंने मेरे साथ। तो रचिता जो किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी, उसने रोटी हॉटपॉट में डाली और किचन से बाहर निकली। वो पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई थी। वो अपनी बेटियों से कहने लगी, निकिता, अर्पिता, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दादी से इस तरह से बात करते हैं, चलो माफी मांगो। दोनों बेटियां कान पकड़कर खीखी करके हंसने लगीं। ललिता को अपनी दोनों पोतियों को एक आंख नहीं भात लगती थी। उसने रचिता से कहा कि भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। रचिता ने फटाफट से गर्म गर्म ताजी रोटी का हॉटपॉट ललिता के तख्त पर रखा और खाना भी रख दिया। 3 रोटियां ललिता ने पेट भरकर खाई और हाथ धुल ही रही थी कि जब उनकी बेटी विशाखा ने घर के दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी कि जैसे दरवाजा तोड़ देगी। जल्दी से रचिता ने दरवाजा खोला तो वो रोती धोती माँ के पास आकर बैठ गई। उसका आए दिन का यही काम था, आए दिन पति से या ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर माँ के पास आ जाती और फिर 10-15 दिन से पहले अपने ससुराल नहीं जाती थी। अब भी माँ के घुटने पर सर रखे वो रोए जा रही थी। ललिता कहने लगी, विशाखा अब तुम्हें क्या हुआ है? उस खबीस ने फिर तुम्हें मारा है क्या? तो वो कहने लगी, माँ मुझे विक्रम के साथ नहीं जाना, हर बार मनाकर ले जाता है और घर जाकर फिर उसका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। आंचल से अपने आंसू साफ करके नाक रगड़ कर उसने जैसे अपना फैसला सुनाया था। रचिता जो किचन में खड़ी थी ये सब सुनकर बुझकर रह गई थी। उस जब से विशाखा की शादी हुई थी उसने तो रूटीन बना लिया था कि कभी भी 1 महीना टिक कर अपने ससुराल में नहीं रही थी। बहाने बहाने से लड़कर मायके आ जाती और काफी दिन यहीं रहती थी। फिर जब उसका पति उसे मनाने आता तो फिर अपने ससुराल चली जाती। उसका पति कई बार ललिता से कह चुका था कि इसे समझाएं, बात बात पर मुझसे लड़ती झगड़ती है, मेरी माँ के साथ जबान लड़ाती है। लेकिन बजाय ललिता बेटी को समझाने के कि बेटा अपना घर बसाना सीखो, उल्टा दामाद को बुरा भला कहने लगती। तो कभी विशाखा की सास को बद्दुआ देने लगती, कहती मैंने तो अपनी बहू को रानी की तरह रखा है, पूरा घर इसके हवाले है, जो जी में आए करे और खाना खाए पकाए। अरे 2-2 बेटियां पैदा कर ली इसने, पर देखो हम पाल ही रहे हैं ना, कौन सा इसका हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल दिया। एक मेरी बेटी है कि बेटा पैदा करके भी ससुराल वालों ने इसकी कदर नहीं की। अरे मेरा कोई पोता होता तो मैं तो बहू को हाथों में उठाए फिरती, नखरे उठाती। हाय हाय विशाखा, तेरी सास को तो तेरी कदर ही नहीं है। अरे तूने उसे वंश पैदा करके दिया है। ऐसी ही बातें सुनकर विशाखा अपने आप को बहुत कुछ समझने लगती थी। रचिता किचन से बाहर आई और कहने लगी, विशाखा खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? तो विशाखा कहने लगी, तो और क्या, भूखी ही रहूंगी क्या मैं? मुझे कौन सा मेरी सास ने पराठे बनाकर खिलाकर भेजा है, जल्दी से खाना लगाओ। वो जब भी आती थी तो ऐसे ही रचिता पर रौब जमाती थी। माँ बेटी ने भाभी का जीना दूभर कर रखा था, लेकिन विपिन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। रात को जब वो आया
तो विशाखा को देखकर उसका मुंह बना था। कई बार वो माँ से कह चुका था कि इसे समझाएं कि अपना घर बसाना सीखे। रचिता को देख कर लीजिए 6-6 महीने अपने मायके नहीं जाती, और एक ये है हर थोड़े दिन बाद अपने पति अपनी सास से लड़ कर आ जाती है। ललिता कहने लगी, अरे जो कुछ मेरी बच्ची सहती है वो तुझे नजर थोड़ी आएगा। पत्नी का तो तुझे बड़ा एहसास है। अरे मैं तुम्हारी पत्नी को अगर वैसे रखूं जैसे विशाखा की सास रखती है तो देख तेरी पत्नी भी हर तीसरे दिन मायके जाएगी। कम वक्त कहीं का, ये विशाखा के बाप का भी घर है। खबरदार आगे से तूने बहन को आने से रोका। विपिन कहने लगा, बाप का घर है तो फिर शादी ना करती इसकी, बाप के घर बैठी रहती। अब अगर पति के घर भेजा है तो कम से कम इसे घर बसाना भी सिखाएं। ये सुनकर ललिता को बड़ा गुस्सा आता था। विपिन तो बात करके चला जाता था, लेकिन शामत रचिता की आ जाती थी। ललिता 4 दिन विपिन की बातों का बदला रचिता से लेती रहती थी। हर बात पर बार बार उसे ताने देती, तो कभी कहती कि तुमने मेरे बेटे को काबू में कर रखा है, इस पर जादू टोना करवाया है, ये तुम्हारे खिलाफ तो कोई बात सुनता ही नहीं, मैं तो कोई अहमियत ही नहीं रखती। रचिता आगे से कभी भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुनती रहती, क्योंकि विपिन का व्यवहार रचिता के साथ अच्छा था। फिर वो अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था। विशाखा जब अपने खिलाफ भाई की बातें सुनती तो कहती, माँ भाई को क्या परेशानी है, अरे मेरे बाप का घर है, मेरा पूरा हक है यहाँ पर, मैं जब चाहे आकर रहूं, ये कौन होता है मुझे टोकने वाला। ललिता कहने लगी, तुम चिंता ना करो, बस पत्नी की जुबान बोलता है, हमारे सामने तो ये बड़ी सीधी बनी बैठी रहती है, एक शब्द मुंह से नहीं निकालती, लेकिन कमरे में जाते ही विपिन के दिमाग में उल्टा सीधा भर देती है। उसे तो वही बोलना है जो रचिता कहेगी। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई थी, तुम्हें ससुराल अच्छा ना मिला और मुझे बहू अच्छी ना मिली। वहीं हर घर के रोने, बहू चाहे कुछ भी कर ले, माँ को अपनी बेटी ही अच्छी लगती है, बहू कभी अच्छी नहीं लगती। यही हाल ललिता का भी था, और पोतियों से तो उसे ना जाने कौन सा बैर था। जब भी विपिन अपनी बेटियों के कपड़े लाता तो ललिता का मुंह बन जाता। वो कहती, बेटियों का बड़ा ख्याल है, ये नहीं होता कि बहन को भी 2 जोड़े ला दो। ये सुनकर विपिन कहता था कि इसका पति बहुत अच्छा कमाता है, इसकी हर जरूरत पूरी करता है। विशाखा को तो आदत है रोने धोने की। अगर आपको मेरी बेटियों के कपड़े देखकर इतना ही दुख होता है तो आज के बाद नहीं दिखाऊंगा। रचिता अक्सर विपिन से यही कहती थी कि आप माँ को जवाब मत दिया करिए, आप तो जवाब दे देते हैं, फिर वो समझती हैं कि मैं आपको ये सब सिखाती हूँ। विपिन, जैसे मैं चुप रहती हूँ आप भी चुप रह लिया करिए। वो कहने लगा, तुम चुप रहती हो ये ठीक है, तुम बोलोगी तो बुरी बन जाओगी, लेकिन मेरा बोलना मेरी माँ को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना तुम्हारा लगेगा, मुझे बोलने दिया करो। जब तक विपिन इंडिया में था ललिता की विपिन पर ना चल सकी, लेकिन फिर उसके बॉस ने अपनी दुबई की कंपनी में विपिन को भेजने का फैसला किया। वो कहने लगा, सैलरी भी 2 गुना बढ़ जाएगी। ये सुनकर ललिता बड़ी खुश हुई थी। वो कहने लगी, बेटा ये ऑफर ठुकराना मत, और इतने सारे पैसे आएंगे, तरक्की होगी। चलो अच्छा है, वैसे भी तो तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, अभी से इनके दहेज की चिंता करोगे तभी तो इनका बोझ उतार पाओगे अपने सर से। ये सुनकर विपिन ने कहा, माँ मुझे नौकरी से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप कभी भी मेरी बेटियों को बोझ मत समझा करिए। मेरी बेटियां लक्ष्मी हैं, और मुझे जितनी भी तरक्की मिल रही है मेरी बेटियों की वजह से मिल रही है। विपिन को जाने पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन 5 साल से पहले विपिन की वापसी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बहुत उदास था। रचिता उसके कंधे पर सर रखे रोए जा रही थी। वो कहने लगी, विपिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, खुद सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मेरे साथ फिर भी कुछ अच्छा व्यवहार रखती हैं, पीछे से ना जाने क्या कुछ नहीं करेंगी। वो कहने लगा, माँ कुछ नहीं कहती, बस जबान की बुरी हैं, दिल की नहीं। अब मैं क्या करूँ, देखो ना, आज मेहनत करूंगा तो कल अपनी बेटियों के लिए कुछ सेविंग भी कर सकूंगा। अगर तुम ऐसे रहोगी तो मेरा साथ कौन देगा पगली, 5 साल ही तो हैं, बस ऐसे बीत जाएंगे, उसने चुटकी बजाकर कहा था। रचिता ने शिकायत भरी नजरों से पति को देखा और कहने लगी, तुम्हें लगता है कि बस चुटकी बजाओगे और 5 साल बीत जाएंगे? मुझसे पूछो, एक एक पल सदियों के बराबर गुजरेगा। रचिता के लिए विपिन बहुत बड़ा सहारा था। ये उस समय की बात है जब फोन आम नहीं हुआ करते थे, इसलिए रचिता को पता था कि इन 5 सालों में कभी कभार उसकी विपिन से बात हो पाएगी, क्योंकि उनके घर पर भी कोई फोन नहीं था जिससे कांटेक्ट हो सके। विपिन तो दुबई जा चुका था, लेकिन रचिता की जिंदगी में जैसे परीक्षाएं दोगुनी हो गई थीं। अब तो ललिता के रंग ढंग ही अलग थे। अब तो उन्हें और खुली छूट मिल गई थी। जैसे वो अपनी बेटियों को खाना देने लगती तो ललिता आगे से प्लेट हटा लेती और कहती, कोई जरूरत नहीं इनको खिलाने की, अरे इतनी रोटियां खाती हैं, इनकी सेहत तो देखो, मोटी हो गई तो कल को रिश्ते नहीं आएंगे, कोई जरूरत नहीं इनको पेट भर कर खाना खिलाने की। दोनों पोतियां दादी की शक्ल देखने लगी। फिर रचिता कहने लगी कि माँ, जब विपिन को अपनी बेटियों को रोटी खिलाने पर कोई आपत्ति नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए।
रचिता का ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ ललिता ने रचिता के मुंह पर दे मारा था। वो कहने लगी, विपिन क्या गया, तुम्हारे तो मुंह में जुबान आ गई, मैं तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगी। खबरदार जो तुमने मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश भी की तो। रचिता तो अपनी सास का व्यवहार देखकर ही हैरान थी। बेशक वो जबान से हमेशा ताने सुनती रहती थी, लेकिन उन्होंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। अब विशाखा भी आकर घर पर बैठ गई थी और दोनों माँ बेटी का बस यही काम था। वो दोनों हर टाइम रचिता पर और बच्चियों पर रौब जमाती रहती थी। विशाखा अपने बेटे का सारा काम भी वो बच्चियों से करवाती कि मेरे बेटे को नहला दो, इसे कपड़े पहनाओ। यहाँ तक कि ललिता ने मासी तक हटवा दी थी। सारे काम रचिता और उसकी बेटियों से करवाती और कहती कि इन्हें काम की आदत डालो, इनकी हड्डियों में काम की आदत नहीं है। रचिता पहले तो चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब ललिता ने बच्चियों को स्कूल छुड़वा दिया तो रचिता चिल्ला उठी। तो वो कहने लगी कि आपने मेरी बेटियों को स्कूल क्यों छुड़वाया है? हर महीने विपिन आपको अकाउंट में अच्छे खासे पैसे भेजता है। वो कहने लगी, तू चुप करके रह, मेरे सामने जुबान न चलाया कर। मैं क्यों तेरी बेटियों की फीस भरूं? अरे इनके दहेज के पैसे इकट्ठे करने हैं। जैसे इनकी उम्र शादी के लायक हुई तो मैं इनको दफा करूंगी। मैं क्यों इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं? बेटा मैंने पैदा किया था, पढ़ाया लिखाया मैंने। आज वो जिस कामयाबी पर है मेरी वजह से है, और उसके पैसे पर तू राज करेगी? ये तेरी बेटियां? ऐसा नहीं होगा। वो तो विपिन था तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि सास होती क्या है। अब तो आए दिन ललिता अपनी पोतियों के मुंह पर भी थप्पड़ दे मारती थी। वो रोती हुई माँ के पास आती तो रचिता रोने लगती। घर में कोई फोन नहीं था और रचिता को घर से बाहर निकलने की अनुमति भी ना थी। वो बेचारी बेबसी से अपने बच्चों के साथ रोने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विपिन से कैसे संपर्क करे, क्योंकि उसकी सास तो उसे पैर भी बाहर नहीं निकालने देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये पड़ोस में गई तो ज़रूर विपिन से फ़ोन पर बात करेगी और विपिन को जब ये पता चलेगा तो वो नौकरी छोड़कर वापस आ जाएगा। एक बार रचिता रात के समय उठी और पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई तो सास के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब उसने कान लगाया तो जो कुछ उसकी नंद और सास आपस में बातें कर रही थीं वो सुनकर तो रचिता के होश उड़ गए थे। वो घबराई हुई अपने कमरे में आ गई और रोने लगी, क्योंकि उसकी सास और नंद जो प्लान उसके खिलाफ बना रही थीं वो सुनकर तो रचिता डर के मारे काँप कर रह गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सास और नंद उसके लिए दिल में इतनी नफरत रखती हैं। विशाखा को तो अपने घर की चिंता नहीं थी। पति 2 बार उसे लेने आया था लेकिन वो वापस नहीं गई थी। अब रचिता को समझ आया था कि वो क्यों वापस नहीं जा रही। दोनों बेटियों को देखकर रचिता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी बच्चियों के पास जाकर उन्हें प्यार करने लगी और उन्हें चूमने लगी। विपिन को गए हुए भी 2 साल बीत गए थे। बड़ी बेटी उसकी 14 साल की थी और छोटी 12 साल की। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। घर से भाग जाए, लेकिन अगर घर से भाग जाती तो कहाँ जाती? माँ बाप तो जिंदा नहीं थे और भाई दूसरे शहर में रहता था। उसके लिए तो सब कुछ विपिन ही था। उसने सोचा कि रात के इस समय तो उसकी सास और नंद तो उसका पीछा नहीं करेंगी और वो चुपके से पड़ोस में जाकर अपनी पड़ोसन को सब कुछ बता देगी और फिर उससे कहेगी कि किसी न किसी तरीके से विपिन से बात करके उसका ये संदेश विपिन को पहुंचा दे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली और आंगन के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी सास ने उसे चिल्लाकर पुकारा था। वो डर कर वहीं रुक गई थी। वो कहने लगी, कमबख्त बदचलन, तू रात के इस समय मुंह काला करने जा रही थी? अरे हमारी इज्जत की अर्थी निकालेगी? तो वो कहने लगी कि मैं आप लोगों की बातें सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं विपिन को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनना था कि इन दोनों माँ बेटी के रंग उड़े थे। फिर जल्दी से ललिता तेज कदम उठाते हुए रचिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर धक्का दिया। आंगन का फर्श कच्चा था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिस पर वो जोर से गिरी थी। फिर दोनों ने मिलकर रचिता के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ ना गूंज सके। उसकी दोनों बेटियां सो रही थीं और वो माँ बेटी रचिता को डंडों से मार रही थीं। वो बेचारी चीखती भी तो उसकी आवाज़ मुंह में ही रह जाती थी। उसकी सास उखड़ने लगी थी तो उसकी सास कहने लगी, तुम्हें हम जान से मार डालेंगे और उसके बाद अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। मैं वो लड़की लेकर आऊंगी जो मुझे वंश पैदा करके देगी। फिर उन्होंने रचिता को बहुत मारा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर उसकी सास उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। वो बेचारी तड़प रही थी, मचल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर बेसुध हो चुका था। जब उन दोनों ने देखा कि वो मर गई तो दोनों माँ बेटी ने कच्ची मिट्टी के कोने में गड्ढा खोदा और रचिता को उसके अंदर दफन कर दिया। बाद में दोनों अपने पसीने साफ करने लगीं। वो सोच चुकी थी कि इसकी बेटियों को भी घर से बाहर निकाल देंगी और पूरे घर पर खुद राज करेंगी, और जब बेटा पूछेगा तो कह देंगे कि रचिता बदचलन थी, बेटियों को लेकर घर से भाग गई। फिर तो बेटा उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा।
पोते की इच्छा में ललिता इंसान से डायन बन गई थी। फिर वो दोनों जाकर अपने कमरे में लेट गईं। सुबह सुबह जब दोनों बेटियां उठीं तो रचिता को ढूंढने लगीं और मामा कहकर रचिता को पुकारने लगी तो उनकी दादी ने कहा कि तुम्हारी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई है। ये सुनकर दोनों बेटियां अपनी दादी को हैरत से देखने लगीं। वो दोनों तो समझ ही नहीं पा रही थी कि दादी कह क्या रही हैं। सारे काम की जिम्मेदारी ललिता ने दोनों पोतियों के नाजुक कंधों पर डाल दी थी। वो मार मार कर उनसे सारे काम करवाती थी। एक दिन विशाखा कहने लगी कि माँ, अब ये दोनों बड़ी हो रही हैं और सुंदर भी हैं। अगर हम इन्हें बेच दे तो इनके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, वरना अगर विपिन भैया वापस आ गए तो सब कुछ अपनी बेटियों पर लुटा देंगे। जितना पैसा वो कमा कर लाएंगे वो सब अपनी बेटियों पर लुटा देंगे, हमारे हाथ फिर कुछ नहीं आएगा। ये सुनकर ललिता कहने लगी, तू सही कह रही है। फिर उन्होंने दोनों बेटियों को तैयार किया और अपने साथ रिक्शे में बिठाकर कोठे पर ले गई और वहां जाकर दोनों बच्चियों को बेचकर वापस आ गई। दोनों बच्चियों के 10 लाख उन्हें मिले थे। बड़ी खुशी खुशी उसने पैसे अपने पास रखे थे। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश थी। कुछ दिन बाद पड़ोसन उनके घर पर आई और कहने लगी कि विपिन भाई का फोन आ रहा है, वो आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई। अक्सर ललिता ही फोन पर बात करने जाती थी। उन्होंने अब तक रचिता की बात विपिन से नहीं करवाई थी। वो जब फोन पर बात करने गई तो वहां जाकर रोना पीटना मचा दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटियों को लेकर भाग गई, उसने कोई यार फंसा रखा था। वो खुद तो भागी लेकिन दोनों बच्चियों को भी साथ ले गई, और जब मैंने उसे रोकना चाहा तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे मारा। ये सुनकर विपिन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रचिता तो ऐसी नहीं थी, इस बात की तो वो गवाही दे सकता था। 10 साल उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। वो तो नजर भर कर किसी गैर मर्द को देखती तक नहीं थी। उसने फोन तो बंद कर दिया लेकिन परेशान सा हो गया था। लेकिन वो दोनों माँ बेटी बड़ी खुश थीं कि अब विपिन उनकी मुट्ठी में रहेगा। एक बार दोनों बैठी बातें कर रही थी जब अचानक जोर से दस्तक दरवाजे पर हुई थी। जैसे ही विशाखा ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसके तो होश उड़कर रह गए थे। सामने विपिन खड़ा था और दोनों बच्चियां बाप के साथ लगी रोए जा रही थीं। ये देखकर तो विशाखा का रंग उड़ा था। वह हैरान थी कि बच्चियां बाप के पास कैसे पहुंच गईं और विपिन को कैसे पता चला कि इसकी बेटियां कोठे के अड्डे पर थीं। बहरहाल उसने विशाखा को पीछे हटाया और जैसे ही अंदर गया तो सामने बैठी ललिता के तो चेहरे पर एक के बाद एक कई रंग आकर गुजर गए थे। दोनों पोतियां कहने लगी, दादी हमें वहां छोड़कर गई थी पापा, वो तो शुक्र है कि पड़ोसन मौसी वहां पहुंच गई और फिर आपको फोन कर दिया, आपको सब कुछ बता दिया, वरना तो अब हमें कोई भी नहीं ढूंढ नहीं सकता था। पता नहीं इन्होंने माँ के साथ क्या किया, माँ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। विपिन बहुत गुस्से में था। वो अपनी माँ से कहने लगा, मुझे बताइए कि रचिता कहाँ है, वरना मैं आप लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अब जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। ये सुनना था कि माँ बेटी दोनों ही घबरा गई। पुलिस का नाम सुनकर विशाखा ने सब कुछ सच बता दिया। विपिन को जब पता चला कि वो लोग रचिता को मार चुकी हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने माँ बेटी दोनों को पुलिस को पकड़वा दिया, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थी कि इन्हें माँ बहन का दर्जा दिया जाए या इनसे हमदर्दी की जाए, क्योंकि वो दोनों तो इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुकी थी। और जब इंसान इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है तो फिर उसके साथ भी जरा भी नरमी या मोहब्बत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि उसे उसके किए की सजा देनी चाहिए। दोनों माँ बेटी को उम्र कैद की सजा हुई थी और जेल में अब वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। किसी पर इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए कि इंतहा से गुजर जाए, क्योंकि जब भगवान की पकड़ आती है तो इंसान को सोचने समझने का मौका भी नहीं देती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,